यदि आप लोग पॉलिटी की यह टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे पॉलिटी का एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो आज की टेस्ट सीरीज़ की ये कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अकेला मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें और उसका केवल एक ही माध्यम है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो देखने के पश्चात ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगे, तो आप वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपको मुझसे कोई अपेक्षा है, कोई शंका आपके मन में है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए आज की अपनी टेस्ट सीरीज़ हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 1 व 2, क्योंकि भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। क्योंकि विकल्प में राष्ट्रपति नहीं दिया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न नंबर 2, ये कथन और कारण है। कथन में कहा है, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कारण में कहा है, संसद का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता। देखिए, यहाँ कथन और कारण ए और आर दोनों ही सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि यदि कथन में ये लिखा होता कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तब ये कारण उसका सही स्पष्टीकरण था। यहाँ दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन यह इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या आपात की उद्घोषणा के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर। और विकल्प नंबर बी है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(2) के अधीन शक्ति के प्रयोग द्वारा। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इन दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में दर बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है। जिसका सही विकल्प हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि देखिए, दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष के पास होता है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, राज्यसभा का सभापति हो या विधानसभा का अध्यक्ष हो। क्योंकि यहाँ विकल्प में केवल लोकसभा का अध्यक्ष दिया है, तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति लोकसभा सदस्य द्वारा की जाती है। दूसरा, वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। तो दूसरा वाला विकल्प ठीक है, वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। पहला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 2। और यहाँ एक तथ्य मैं आपको और बता दूँ, प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो लोकसभा के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। नई संसद की पहली बैठक की अध्यक्षता वही करता है और इसका कार्य लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन होता है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। और चौथा विकल्प है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यही ठीक हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान मूल संविधान में नहीं दिया गया है। यह पद 1964 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो यहाँ केवल विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा और दूसरा गलत है, क्योंकि यह कार्य 1964 में नहीं बल्कि 1977 में किया गया था। प्रश्न नंबर 8, यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए हैं और उसके प्रावधान दिए हैं, हमें इसका सही मिलान करना है। तो अनुच्छेद 83 में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 85 में है
संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो यहाँ विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा और बाकी दोनों विकल्प आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ हमसे इसने यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विकल्प नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन अनुच्छेद 88 के अंतर्गत आता है, ना कि 83 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सही विकल्प है इसका 250। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ आपका विकल्प नंबर केवल 2 सही है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो इसका विकल्प नंबर 1 है ये गलत है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, बल्कि संवैधानिक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। प्रश्न नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है। तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। तो इसमें हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। दोनों गलत इसलिए हैं कि संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। केवल इतना कहा गया है कि वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। और दूसरा कि भारत में प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। उसके पास लोकसभा की सदस्यता होने की योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन सदस्यता होना अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बनते हैं। प्रश्न नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे न्यूनतम कितने समय में संसद की सदस्यता लेनी होगी? सही उत्तर है इसका 6 माह। ये मास यहाँ गलत लिखा है, ये 6 माह है, 6 महीने। ठीक। भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक पद है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान किया गया था। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत है। यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक पद है। और दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल ठीक है। प्रथम लोकसभा के दौरान इसका सृजन किया गया था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये तीनों ही रहे हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संवैधानिक दृष्टि से मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य से वरिष्ठ होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। तो दूसरा वाला विकल्प ठीक है और पहला वाला विकल्प गलत है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से वह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से वरिष्ठ नहीं होता, बल्कि उन्हीं के समान होता है। परंतु हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से वह उनसे वरिष्ठ माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो यह इन तीनों का ही पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है। वह आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। ये दोनों ही विकल्प एकदम ठीक हैं। प्रश्न नंबर 19, कथन में कहा है आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है। और कारण में लिखा है प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ए और आर दोनों बिल्कुल ठीक हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो विकल्प नंबर 20 का
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना। प्रश्न नंबर 21, लोकसभा के न्यूनतम कितने सदस्य आपातकाल पर विचार हेतु सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? न्यूनतम लोकसभा के 1/10 सदस्यों की। प्रश्न नंबर 22, ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? इसका सही विकल्प है 14 दिन के भीतर। प्रश्न नंबर 23, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो एक बार में यह अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार लोकसभा की बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के प्रवृत्त न रहने के पश्चात अर्थात आपातकाल समाप्त हो जाने के पश्चात कितनी अवधि से आगे तक नहीं हो सकता? तो इसका सही विकल्प है 6 माह। देखिए, आपातकाल में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के पश्चात यह 6 माह से अधिक तक इस अवस्था में नहीं रह सकता। और प्रश्न नंबर 25 है, आपातकाल के दौरान संसद निम्न में से किस सूची में उल्लिखित किसी भी विषयों पर विधान बना सकती है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आपातकाल के दौरान संसद तीनों सूची में से किसी भी सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत होता है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी टेस्ट सीरीज़? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो फिर शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ मैं आपके समक्ष अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।